सो बच्चों, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड अब एनसीईआरटी की हम प्रॉब्लम्स देखने जा रहे हैं। 0.05 केजी सहती यानी कि मास का कोई कंकड़ ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका गया। नीचे दी गई प्रत्येक परिस्थिति में कंकड़ पर लग रहे नेट बल का परिमाण तथा उसकी दिशा ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, ऊपरी मुखी गति की समय यानी कि कंकड़ जब आपका ऊपर जा रहा है बच्चों, तब इस पे नेट बल कौन सा लग रहा होगा? देखिए, केवल एकमात्र बल लग रहा होगा जो है इसका भार mg। मास की वैल्यू 0.05 और आपकी g की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, जिसका मान आ जाता है बच्चों 0.49 न्यूटन। तो इस बल की दिशा जो होगी नीचे होगी, इस बल की दिशा जो होगी नीचे होगी। अब अधोमुखी मतलब जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तब क्या होगा? तो बच्चों, दोनों परिस्थितियों में देखिए, चाहे ये परिस्थिति हो चाहे आपकी ये परिस्थिति हो, दोनों परिस्थितियों में जो इस पे बल लग रहा है वो तो पृथ्वी के गुरुत्वीय गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लग रहा है, या गुरुत्वीय जो आपकी क्षेत्र है उसके कारण लग रहा है। तो ये निश्चित तौर पर यहां पर जो बल होगा वो बल होगा भार, जिसका मान होगा 0.49। उच्चतम बिंदु पर जहां क्षण भर के लिए यह विराम में आता है वहां पर क्या होगा? देखिए, जहां पर ये इसका वेग शून्य हो जाता है उस समय भी इस पर जो इसका वेट होगा वही लग रहा होगा। अब कह रहे हैं यदि कंकड़ को 36 से 45 डिग्री पे फेंका जाए, तो ये आपका इस तरीके से फेंका जाए तो क्या ऐसा ही होगा? तब इसमें कोई परिवर्तन नहीं बच्चों। देखिए, ये जो आपका भार है ये आपका परिवर्तित नहीं होगा जब तक कि ऊंचाई बहुत ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, और यहां पर यह परिस्थिति तो है नहीं कि बहुत ऊंचाई पर है, तो निश्चित तौर पर यहां पर एक ही बल लग रहा होगा, नेट बल या कुल बल mg, जो नीचे की तरफ लग रहा होगा, जिसका मान है 0.49। 15 मीटर प्रति सेकंड की आरंभिक चाल से गतिशील 20 केजी सहती यानी कि मास बच्चों आपको दे रखा है 20 किलोग्राम के किसी पिंड पर 50 न्यूटन का स्थायी मंदन बल आरोपित किया गया है। तो आपका मंदन के लिए बल जो आरोपित है वो है 50 न्यूटन। तो जो आपका मंदन आएगा बच्चों, हम लिखेंगे F बराबर क्या होता है ma। तो इससे A का मान क्या आ जाएगा? A का मान आ जाएगा F/m। F का मान है 50, m का मान है 20। तो ये हो गया 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन। तो पिंड को रुकने में कितना समय लगेगा? तो आप गति की प्रथम समीकरण देखिए, v बराबर u प्लस at। अंतिम वेग शून्य हो जाए, प्रारंभिक वेग 15 मीटर प्रति सेकंड है, 2.5 का मंदन है, t हमें निकालना है। यहां से बच्चों t बराबर हो जाता है 15/2.5। 15/2.5 का मान होता है 6। तो 6 सेकंड का समय लगेगा इसको रुकने में। बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। 3 केजी सहती के किसी पंड पर आरोपित कोई बल उसे 25 सेकंड में उसकी चाल को 2.0 से 3.5 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। तो हम यहां से बच्चों निकाल सकते हैं त्वरण। इतनी बात से हमें त्वरण पता चल गया कितना है। तो देखिए, प्रारंभिक वेग कितना है इसका? प्रारंभिक वेग u बराबर है 2.0, अंतिम वेग है 3.5 मीटर प्रति सेकंड, समय लिया इसने 2 से 25 सेकंड। ठीक है,
अब इसने पूछा है पिंड की गति की दिशा अपरिवर्तित रहती है, यानी कि जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में। अब समय के साथ वेग बढ़ रहा है, यानी कि बल की दिशा जो होगी वो गति की दिशा में बल लगा है। गति की दिशा बच्चों ये है, तो गति की दिशा में बल लगा है। त्वरण बराबर क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। v आपका 3.5, u आपका 2.0 और t आपका है 25। तो यहां से हो गया 1.5/25। ये आपका आ गया बच्चों त्वरण। तो आप जानते हैं द्वितीय गति के द्वितीय नियम से F बराबर m है। m का मान है आपका 3.5, 3.0 और आपने यहां लिख दिया त्वरण 1.5/25। जब देखेंगे इसका हल करके तो 1.5 गुणा 3/25 तो आ जाता है 0.18 न्यूटन। तो आपका 0.18 न्यूटन का बल गति की दिशा में लग रहा है। 5 किलोग्राम सहती यानी कि मास द्रव्यमान के किसी पिंड पर 8 न्यूटन तथा 6 न्यूटन के दो लंबवत बल आरोपित हैं। पिंड के त्वरण का परिमाण तथा दिशा ज्ञात करें। तो बच्चों एक साधारण अच्छा सा प्रश्न है। हम देख रहे हैं पिंड को ऊपर से, ठीक है बच्चों। तो ये 5 किलोग्राम का है, मान लीजिए 6 न्यूटन का जो बल है यहां लग रहा है और 8 न्यूटन का जो बल है वो यहां लग रहा है। ये F1 फोर्स है, 6 न्यूटन का है। ये F2 फोर्स है, 8 न्यूटन का है। ये इस तरीके से लग रहा है और यहां पर जो आपका कुल बल आ जाएगा वो यहां आ जाएगा F नेट। बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम से यहां पे लिखा जा सकता है F नेट इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, जो कि बराबर हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, जो कि बराबर हो गया 36 प्लस 64 के, जो हो गया वर्गमूल 100 का, और ये बराबर आ गया 10 न्यूटन। F नेट बराबर 10 न्यूटन। अब दिशा देखें तो यहां से हमने थीटा मान लिया कोण, तो ये इसका जो परिमाण है ये आपका 8 है और ये 6, तो टेन थीटा बराबर हो गया 8/6, जो कि बराबर हो गया 4/3 के। तो थीटा बराबर हो गया आपके 4/3, टेन इनवर्स 4/3। और ये जो होता है 4/3, ये होता है बच्चों आपका बहुत, इसका मान हमेशा याद रखिएगा। देखिए 1037 जो होता है आपका 1037, ये होता है 3/4। तो cot 37 कितना होगा? वो होगा 4/3। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि 1053 का मान होगा 4/3। तो ये आ गया आपका 53.1 और इसी दिशा में आपका त्वरण होगा। तो ये बच्चों हो जाता है आपका आंसर। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान किसी ऑटो रिक्शा का चालक सड़क के बीच एक बच्चे को खड़ा देखकर अपने वाहन को ठीक 4 सेकंड में रोककर उस बच्चे को बचा लेता है। यदि ऑटो रिक्शा बच्चे के ठीक निकट रुकता है तो वाहन पर लगा औसत मंदन बल क्या है? ऑटो रिक्शा तथा चालक की सहतियां। देखिए सहती का मतलब यहां पर बच्चों है द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है उसमें कितना द्रव्यमान है इसकी बात है। क्रमशः 400 किलोग्राम तथा 65 किलोग्राम है। तो एक सिंपल और अच्छा प्रश्न है। तो देखिए जो ऑटो का आपका प्रारंभिक वेग है इसकी बातचीत कर लेते हैं बच्चों। अगर मैं ऑटो के प्रारंभिक वेग की बात करूं तो वो दे रखा है हमें 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम मीटर प्रति सेकंड में अगर बदलना चाहते हैं तो 5/18 से गुणा कर देंगे 36 का, तो ये आ जाएगा
10 मीटर प्रति सेकंड। अब रोकना चाहता है तो अंतिम वेग तो 0 हो गया। अब ये कह रहा है कि कितने समय में रोका उसने, 4 सेकंड में रोक लिया, तो 4 सेकंड में रोका तो समय लिया गया 4 सेकंड। तो यहां पर आपका होता है बच्चों मंदन, कैसे? देखिए a बराबर होता है v माइनस यू बाई डेल्टा टी। v यहाँ पर 0 हो गया, u आपका 10 है और डेल्टा टी 4 है, तो मंदन आ गया 2.5 का। ये आपका मंदन हो गया 2.45 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। बल बराबर क्या होता है? कुल द्रव्यमान, और कुल द्रव्यमान कितना है? वो है 465। भाई ऑटो ड्राइवर भी तो उसी में बैठा होगा, तो 465 गुणा माइनस का 2.5, तो इसके हम जब गुणा करेंगे तो देखिए हमें कितना मिलता है। 465 की बच्चों गुणा करें 2.5 से तो हमें मिलता है 1162.5 न्यूटन का। अब ये निगेटिव साइन क्या बताता है? निगेटिव साइन ये बताता है कि यदि गति की दिशा इधर है, ये गति की दिशा है, तो जो बल लगा है वो अपोजिट डायरेक्शन में, गति की विपरीत दिशा में बल कार्यरत है। ठीक है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। 20,000 किलोग्राम उत्थापन सहती के किसी रॉकेट में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के आरंभिक त्वरण के साथ ऊपर की ओर स्फोट किया जाता है, तो आरंभिक प्रणोद को परिकलित कीजिए। मतलब ये है कि ऊपर की तरफ जो थ्रस्ट बल लगा उसका मान ज्ञात करें। तो देखिए ध्यान से बच्चों, ये आपका जैसे रॉकेट है, ये आ गया भाई अपना रॉकेट। रॉकेट इस तरीके से, बहुत शानदार सा रॉकेट, इसमें से गैस निकल रही है ऐसे करके। तो जब ये इसका चला ऊपर की तरफ, तो जो इसका त्वरण है वो है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका द्रव्यमान है 20,000 किलोग्राम, इतना द्रव्यमान है। तो पूछा है कि कितना ऊपर की तरफ थ्रस्ट, तो कैसे चला हो? देखो इस पे बल क्या कार्य करता है। सबसे पहले इस पे थ्रस्ट यानी कि प्रणोद बल लग रहा है, THRUST, थ्रस्ट। और नीचे धरती माता इस पे लगा रही हैं गुरुत्वीय बल, तो हम लिखेंगे F थ्रस्ट माइनस का mg बराबर रॉकेट का द्रव्यमान गुणा त्वरण, न्यूटन के द्वितीय नियम से। न्यूटन के द्वितीय नियम से लिखा। हमें निकालना है ये थ्रस्ट फोर्स, तो mg प्लस ma। बच्चों हमने m को ले लिया उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन, तो ये हो गया g प्लस a। m g का मान है आपका, यहाँ पर ले लेते हैं g का मान 9.8 और a का मान हमें दिया हुआ है 5, तो ये हो जाएगा 14.8 और द्रव्यमान है 20,000 किलोग्राम का, गुणा 14.8। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 2.96 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन। इतना बच्चों इस पे थ्रस्ट का बल लगेगा। उत्तर की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान आरंभिक चाल से गतिमान 0.4 किलोग्राम का द्रव्यमान किसी कण पर दक्षिण दिशा के अनुदिश, देखिए उत्तर में चल रहा है और दक्षिण पे इस पे बल लग रहा है, अनुदिश 8 न्यूटन का स्थायी बल, यानी कि आपका परिमाण में स्थायी है, 30 सेकंड के लिए आरोपित किया गया। जिस क्षण बल आरोपित किया गया
उसे t इज इक्वल टू 0 तथा उस समय पिंड की स्थिति x बराबर 0 है। लीजिए t इज इक्वल टू -5 25 सेकेंड 100 सेकेंड पर इस कण की स्थिति क्या होगी। तो आइए बच्चों देखते हैं कि किस तरीके से इस प्रश्न को हल किया जाए। तो सबसे पहले आपसे कह रहा है कि ये जो पिंड है उत्तर दिशा आपकी ऊपर की तरफ दिखाई जाती है, तो उत्तर दिशा आपकी यहाँ है, ये है आपकी उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में इसका प्रारंभिक वेग जो है वो आपका दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम आपको इस प्रकार के प्रश्न वेक्टर से कैसे करने चाहिए वो भी सिखा देते हैं। यहाँ पर ये x है बच्चे, ये है y। तो आप लिख सकते हैं u वेक्टर जो है आपका वो है 10 j कैप मीटर प्रति सेकेंड। अब कह रहा है कि जो द्रव्यमान आपको दिया है, ये द्रव्यमान है 0.4 किलोग्राम का, और दक्षिण के अनुदिश इस पर 8 न्यूटन का बल लग रहा है। तो जो बल है वो दक्षिण कहाँ होता है, नीचे की तरफ। तो नीचे की दिशा का इकाई सदिश जो बच्चों होता है, नीचे की दिशा का इकाई सदिश जो होता है बच्चों वो होता है आपका जे कैप। तो आपका बल हो गया -8 जे कैप वाई डायरेक्शन, निगेटिव वाई डायरेक्शन का, तो इतना न्यूटन का आपका बल हो गया। अब अगर इससे त्वरण निकालना चाहें तो आप लिखेंगे F बराबर ma -8 जे कैप और A बराबर आप लिखेंगे -8 बटे इसका द्रव्यमान है 0.4, तो ये हो जाता है आपका 80/4 यानी कि 20 माइनस का 20 जे, इतना हो जाता है माइनस का 20 यानी कि निगेटिव वाई डायरेक्शन में। अब आगे की बात क्या है, इसने पूछा है कि बताइए t इज इक्वल टू -5 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू -5 सेकेंड पर आपके कण की स्थिति क्या है। ठीक, तो अगर आप देखें तो बल आपका लगना चालू हुआ है, बल लगना चालू हुआ है t इज इक्वल टू 0 पर। तो t इज इक्वल टू -5 सेकेंड यानी कि बल लगने से 5 सेकेंड पहले की बात जानना चाहते हैं। यहाँ पर बल लगना चालू हुआ t इज इक्वल टू 0 पर, इससे पहले कोई बल कार्यरत नहीं था। तो इस समय पे आपका जो वेग रहा होगा वो होगा 10, और अगर हम केवल लिख सकते हैं यहाँ से x बराबर त्वरण क्या होगा इस समय बच्चों, वो होगा 0, क्योंकि इस समय कोई बल कार्यरत नहीं था। तो हम लिखेंगे x बराबर ut प्लस हाफ AT² वाली इक्वेशन से आपका x की जगह यहाँ पे बच्चों लिख लेते हैं y, क्योंकि हमारा उत्तर और दक्षिण की बातचीत है। तो u आपका है उस समय 10, समय हुआ है -5, त्वरण है 0, तो ये हो जाता है -50 मीटर। तो इस परिस्थिति में ये यहां पर था -50 मीटर नीचे की तरफ। अब देखिए t इज इक्वल टू ये पूछ रहा है 25 सेकंड पर क्या स्थिति होगी। तो देखिए आपका जो लगना चालू हुआ है बल, उस समय की हम बातचीत करते हैं प्रारंभिक वेग से। तो आप यहाँ पर देखेंगे t इज इक्वल टू 25 सेकेंड बच्चों जब रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² में। u आपका 10 है, t है 25। अब आपका मंदन हो रहा है वो है -20/2। यहाँ पर a का मान हमने -20 रख दिया है बच्चों, और t है आपका 25 का स्क्वायर, ये हो गया बच्चों 10। तो ये हो जाएगा 250 माइनस 10 गुणा 25 का स्क्वायर। तो आइए बच्चों देखते हैं इसे हल करने पर क्या प्राप्त होता है। तो 25 का आपका स्क्वायर हो गया 625, और 625 में से की गुणा 10 से करी और फिर 250 घटाया तो ये आ जाता है माइनस का 6000 मीटर, जो कि हो जाता है -6 किलोमीटर। अब इसके पश्चात इन्होंने पूछा है हमसे
कि बताइए t इज इक्वल टू 100 सेकेंड पर क्या होगी स्थिति। तो t इज इक्वल टू 100 सेकेंड की अगर हमें स्थिति जाननी है तब क्या होगा, आइए जानते हैं। तो y फिर से यही समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। u का मान हम जो रखेंगे वो रखेंगे 10 और t का मान रखेंगे 100 माइनस 1/2 गुणा 20 और t स्क्वायर का जो मान रखेंगे वो 100 का वर्ग हो जाएगा। और फिर जो आंसर निकालेंगे वो बच्चों हम आंसर निकालेंगे गलत। हाँ बच्चों, यहाँ पर आपका आंसर गलत हो जाएगा। कारण क्या है आइए जानते हैं। देखिए प्रश्न को देखिए, प्रश्न में लिखा था कि जो बल लग रहा है वो कितने देर के लिए लग रहा है, बल लग रहा है 30 सेकंड के लिए, यानी कि त्वरण कब तक रहेगा, त्वरण रहेगा 30 सेकंड के लिए। तो पहले हम 30 सेकंड की बात करेंगे, उसके बाद 30 सेकंड बाद ये कितना वेग प्राप्त कर लेगा उसको देखेंगे, और उसके बाद की बात करेंगे हम 70 सेकंड में क्या होगा। तो सबसे पहले 30 सेकंड, प्रथम 30 सेकंड में कितना ये विस्थापित होगा और कितना वेग ये प्राप्त करेगा। तो पहले 30 सेकंड में y हम निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा बच्चों, फिर वही u का मान हमारा 10 है, t का मान 30 माइनस का 1/2, अब आपका त्वरण है उस समय 20, ऋणात्मक का हमने लगा लिया है, टी स्क्वायर 30 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 10, 300 माइनस का 30 का स्क्वायर हो गया आपका 900, 900 गुणा 10 9000, तो ये हो गया आपका 8000 माइनस का 8700 मीटर। ये पहले 30 सेकंड में चला। अब इस समय कितना वेग प्राप्त कर लेगा, तो u प्लस ए टी का इस्तेमाल करेंगे। 10 a का मान माइनस 20, t का मान 30, तो इस समय हो गया ये 600 माइनस का 600 और 10, यानी कि आपका आ गया बच्चों ये 590 है, ऋणात्मक का 590 हो चुका है। अब ये 590 मीटर प्रति सेकंड से नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में चल रहा है। तो अब ये अगले 70 सेकंड में कितना चलेगा, क्योंकि अगले 70 सेकंड में कोई बल नहीं लग रहा है तो इसलिए वस्तु का त्वरण हो जाएगा बच्चों 0। तो हम यहां से लिखेंगे s बराबर, या फिर हम वही y बराबर ut लिख देंगे, क्योंकि यह एक समान चाल की बात हो गई। u का मान कितना है बच्चों, या यहाँ पर हो गया माइनस का 590 और t अगले 70 सेकंड की बातचीत है, जिसे हल करेंगे तो यह आ जाता है माइनस का 41,300 और कुल जो विस्थापन हो जाएगा वो इन दोनों का योग हो जाएगा, जो कि बराबर आएगा माइनस का वाई टोटल माइनस का, देखिए ये दोनों जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा वाई टोटल 50,000 या 50 किलोमीटर। तो देखिए ये एक और हमने एनसीईआरटी के प्रश्न को बच्चे हल किया। कोई ट्रक विरामावस्था से गति आरंभ करके 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से गतिशील रहता है। t इज इक्वल टू 10 सेकंड पर ट्रक के ऊपर खड़ा एक व्यक्ति धरती से 6 मीटर की ऊंचाई से कोई पत्थर बाहर गिराता है। t बराबर 11 सेकंड पर पत्थर का वेग, त्वरण क्या है ये बताइए। तो देखिए बहुत आसान प्रश्न है, आइए फटाफट देखते हैं। ये बच्चों अपना ट्रक है, ये आपका विराम अवस्था से चलता है तो u होगा इसका 0। जब 10 सेकंड हो गए तो 10 सेकंड बाद विराम, देखिए पहले तो ये विराम अवस्था से चला लेकिन इसका एक समान त्वरण था और त्वरण का मान जो है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। और जब समय अंतराल 10 सेकंड हो गया तो 10 सेकंड बाद इसका जो वेग होगा वो होगा 20 मीटर प्रति सेकंड, वेग बराबर होगा 20 मीटर प्रति सेकंड। इस समय ये 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है 10 सेकंड बाद। अब ये कह रहा है कि भैया 10 सेकंड के 11वां जब सेकंड है तो यहाँ पर जो एक आदमी खड़ा हुआ था इसने नीचे की तरफ एक पत्थर को छोड़ दिया।
तो जो पत्थर गिर रहा होगा बच्चों, वो पत्थर के पास एक तो प्रारंभिक वेग क्षैतिज दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड होगा, लेकिन ऊर्ध्व दिशा में जो वेग होगा इसका वो शून्य होगा। हम कहें वेग का जो क्षैतिज घटक है इस समय 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो ये पूछ रहा है और कितनी ऊंचाई से छोड़ा गया है बच्चों, ये आपका 6 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया है। तो अब पूछ रहा है कि 10 सेकंड पर छोड़ा है, अब पूछ रहा है कि 11 सेकंड पर पत्थर का वेग कितना होगा। तो पत्थर कुछ ऐसे गिर रहा होगा, तो 1 सेकंड बाद इसका वेग का परिमाण क्या होगा। तो देखिए 1 सेकंड बाद, देखिए क्योंकि क्षैतिज दिशा में बच्चों कोई बल नहीं है, जो भी बल लग रहा है ऊर्ध्व की दिशा में लग रहा है, तो क्षैतिज दिशा में कोई बल नहीं होने के कारण क्षैतिज दिशा में गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि वेग का जो क्षैतिज घटक है वो 20 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा, किंतु वेग का जो ऊर्ध्व घटक है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। 1 सेकंड में ये कितना कर लेगा प्राप्त वेग, देख लेते हैं। वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी की बात करते हैं। यू वाई शून्य है, ए वाई हमारा धरती माता का त्वरण है 9.8, चलिए इसे बच्चों 10 ही ले लेते हैं, 10, और 1 सेकंड की बात है तो ये बराबर हो जाता है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इस क्षण पर जो आपका पिंड है इसका क्षैतिज दिशा में जो वेग है 20 मीटर प्रति सेकंड है और आपका ऊर्ध्व दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो ऐसी परिस्थिति में जो आपका कुल वेग का परिमाण होगा वो बराबर हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स स्क्वायर का अगर हम बात करें तो ये हो गया 10 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग, तो ये हो गया आपका 100 प्लस 400, जो कि बराबर हो गया आपका 10√5। 10√5 का बच्चों आ जाता है। अब 10√5 की अगर बात करें तो देखिए √5 बराबर होता है 2.23, और उसकी गुणा 10 से कर देंगे तो ये बराबर आ जाएगा लगभग 22.34 के, 22.36 के, 22.36। अगर हम इसे राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 22.4 मीटर प्रति सेकंड। अब आगे की बात करते हैं बच्चों कि यह कोण कितना बना रहा होगा। ये पूछा है कि त्वरण क्या है इसका, कोण छोड़िए त्वरण देखते हैं कि कितना त्वरण है 1 सेकंड बाद। तो देखिए केवल इस पर कार्यरत बल जो है वो बल आपका किसका है, वो बल आपका गुरुत्वीय बल है। केवल धरती माता ही बल लगा रही है, क्योंकि धरती माता यानी कि गुरुत्व का बल लग रहा है तो उसी के बल के कारण जो त्वरण होगा वही होगा, जो कि होगा आपका 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जो वस्तु का त्वरण होगा, त्वरण बच्चों केवल निर्भर करता है आपके बल पर, और इस समय बल जो लग रहा है वो आपका लग रहा है गुरुत्वीय बल, और उसकी वजह से जो त्वरण आएगा वो आएगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नीचे की ओर। किसी घर्षण रहित मेज पर रखे 10 किलोग्राम 20 किलोग्राम के दो पिंड किसी पतली डोरी द्वारा आपस में जुड़े हैं। 6 से न्यूटन का कोई क्षैतिज बल ए पर लगे या बी पर लगे, तो दोनों परिस्थिति में तनाव क्या हो रहा होगा, आइए देखते हैं। तो प्रश्न में आपसे कहा है कि भैया एक समतल है, समतल पर एक रखा है आपका ये एक ए है एक बी है, ये दो ब्लॉक रखे हैं और ये एकदम चिकना है, समझ रहे हैं आप लोग। चिकना मतलब इसमें घर्षण नहीं है। तो एक का द्रव्यमान है 10 किलोग्राम, ठीक है, और दूसरे का है 20 किलोग्राम। तो कह रहा है कि जब आप देखिए घर्षण पे, तो आप ए ये मान लेते हैं और बी आपका ये मान लेते हैं, और बल लग रहा है 600 न्यूटन का, बल लग रहा है 600 न्यूटन का। तो पहला केस ले लेते हैं बच्चों, जब 600 न्यूटन का बल आपका लगता है 10 किलोग्राम वाले पिंड पर। तो जब 600 न्यूटन का बल 10 किलोग्राम वाले पिंड पर लग रहा है तो देखिए क्या करेंगे। तो इस वाले परिस्थिति में हम मान लेते हैं बच्चों ये निकाय है। तो मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल में बताया है कि कुल बाह्य बल आपका जो है वो 600 न्यूटन का है, और ये पूरे सिस्टम को चलाएगा। इसका त्वरण भी ए इधर आएगा, इसका त्वरण भी ए इधर आएगा। तो जो त्वरण आ जाएगा, कुल बाह्य बल है 600 और गतिमान द्रव्यमान है 30, तो आपका त्वरण आ जाता है यहाँ से 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का।
तो अब इस परिस्थिति में जो रस्सी में तनाव है, तो देखिए क्या होगा। देखिए इस 20 किलोग्राम वाले पिंड का यदि हम जब मुक्त बल आरेख बनाते हैं तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर टेंशन है और यहाँ पर इसका 20 किलोग्राम द्रव्यमान है और त्वरण है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। तो आप देखिए टी बराबर आप लिखेंगे कुल बाह्य बल, इस पे टी बराबर एम ए लिखेंगे और टी एम का मान है 20 और आपके त्वरण का मान भी है 20 और यहाँ से हो जाता है 400 न्यूटन का बल। तो पहला जब आपने 600 न्यूटन का लगाया 10 किलोग्राम के पिंड पर, तो इस परिस्थिति में जो आपका तनाव आया वो 400 न्यूटन आया। अब आप देखें कि सेकंड केस जब 600 न्यूटन का बल लगा रहे हैं आप 20 किलोग्राम वाले पिंड पर, तो जब आपने 600 न्यूटन का बल, तो केस टू देखिए यहां पर देख लेते हैं बच्चों। केस टू ये आपका 10 किलोग्राम, ये आपका 20 किलोग्राम और यहाँ पर लगा 600 न्यूटन का बल। तो जब 600 न्यूटन का बल लग रहा है तो ऐसी परिस्थिति में देखिए कुल बाह्य बल 600 न्यूटन है और आपका जो द्रव्यमान है जो गति में है वो हो गया आपका 30 न्यूटन। तो यहाँ से पुनः जो त्वरण आता है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का आता है। अब देखिए ये 10 केजी वाले का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो टी बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण लिखेंगे। ठीक है, टी बराबर, क्योंकि इस पे और कोई क्षैतिज दिशा में बल नहीं है रस्सी के तनाव के अलावा, तो टी बराबर एम ए हो गया। एम का मान कितना है, एम का मान है 10, ए का मान कितना है वो है 20, तो ये हो गया आपका 200 न्यूटन का। तो आप देखिए कि पहली वाली परिस्थिति में 400 न्यूटन का तनाव है, दूसरी वाली परिस्थिति में 200 न्यूटन का, तो किस में ले जाना ज्यादा अच्छा है, 20 किलोग्राम वाले को। अगर ऐसा कहीं भी हो तो 20 किलोग्राम भारी वाले को खुद से खींचो और हल्का वाला रस्सी खींचे, तो रस्सी पे आपके जोर कम आएगा। 8 किलोग्राम 12 किलोग्राम के दो पिंडों को किसी हल्की आवितान्य डोरी जो घर्षण रहित है, घिरनी पर चढ़ी है, के दो सिरों से बांधा गया है। पिंडों को मुक्त छोड़ने पर उनके त्वरण तथा डोरी में तनाव ज्ञात कीजिए। तो देखिए किस प्रकार का प्रश्न दे रखा है। ये देखिए घिरनी है, एक चिकनी घिरनी है या पुली कहते हैं हम। इससे एक 8 किलोग्राम का द्रव्यमान लटका है और यहाँ पर आपका एक 12 किलोग्राम का द्रव्यमान लटका हुआ है और ये घिरनी इस तरीके से बंधी है। अब कह रहा है कि यहाँ पर जैसे छोड़ा गया, ये दोनों अवितान्य डोरी, मैं बता चुका हूँ आदर्श रस्सी की बातचीत है, तो इसका हम सीधे बच्चों सूत्र जानते हैं। वो बराबर होता है m2 माइनस m1 बटे m1 प्लस m2 गुणा जी। और यहाँ पर बच्चों जो g का मान ले रहे हैं हम वो 10 ले रहे हैं। तो m2 आपका है जो भारी वाला है वो 12 माइनस 8 प्लस 12 प्लस 8 और इसमें g का मान 10 हो गया। देखिए 12 में से 8 गया, कितना बचा, 4 बचा। यहाँ हो गया 20, यहाँ हो गया 10। तो देखिएगा 5 4 एकम 4 और बटे 5 यानी कि हो जाता है आपका 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण। अब अगर टेंशन की बात करें तो हमने आपको सूत्र बताया था बच्चों 2m1 m2 m1 प्लस m2। तो 2m1 है 12, 8 m1 प्लस m2 हो जाता है 20, ये हो गया आपका 10। तो आपका ये आ गया 12, देखिए 12 अट्ठे m1 प्लस m2 और यहाँ पर g भी आएगा बच्चों। तो g यानी कि 10 और 10 से 10 गया तो 12 अट्ठे 96। तो 96 न्यूटन का आपका कुल हो जाता है बाह्य बल। ठीक है, रस्सी में तनाव, तो आपका 96 न्यूटन आ जाता है रस्सी में तनाव और ये हो जाता है आपका आंसर। दो बिलियर्ड गेंद जिनमें प्रत्येक की सहती यानी कि मास जो है 0.05 किलोग्राम है और इनका वेग जो है 6 मीटर प्रति, चाल जो है 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से विपरीत दिशाओं में गति करती हुई संघट्ट करती हैं। संघट्ट के पश्चात उसी चाल से वापस लौटती हैं। प्रत्येक गेंद पर दूसरी गेंद कितना आवेग लगाती है, इसका मान ज्ञात करें। तो बच्चों आवेग क्या होता है, वेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग, संवेग में, माफ कीजिएगा बच्चों, संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए पहला जो गेंद है, ये आपकी पहली गेंद है, ये इधर चल रही है। इसका जो द्रव्यमान है वो है 0.05 और इसका जो इस प्रारंभिक स्थिति में जो वेग है वो है आपका हमने कह दिया इस दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड। अब ये टकराई तो ये देखिए प्रारंभिक अवस्था थी इसकी।
और इसके बाद हम अंतिम अवस्था की बात करें तो टकराने के बाद की अवस्था क्या है। टकराने के बाद यानी कि हम अब अंतिम अवस्था कह रहे हैं वो टकराने के पश्चात। तो इधर की देखिए गेंद है, अब ये इधर की दिशा में चलने लगी है और समान चाल से चल रही है, लेकिन दिशा परिवर्तित हो गई है। तो देखिए आपका पहला, अगर मैं ये वाली दिशा धनात्मक मानूं और ये वाली दिशा ऋणात्मक मानूं, तो इस परिस्थिति में हमें सीखने को क्या मिलता है। देखिए आपका जो प्रारंभिक संवेग है, ठीक है, प्रारंभिक संवेग जो है बच्चों, प्रारंभिक संवेग बराबर पी इनिशियल आ गया आपका 0.05 गुणा 6, जिससे आ जाता है 0.3 न्यूटन सेकेंड। और अगर हम बात करें अंतिम संवेग की बच्चों, तो अंतिम संवेग बराबर क्या आ जाता है, अंतिम संवेग बराबर आ जाता है यहाँ से आपका, फिर देखिए ये वाली दिशा ऋणात्मक है तो हमने माइनस का साइन ले लिया, और यहाँ पर देखिए 0.05 गुणा 6, तो ये हो गया माइनस का 0.3 न्यूटन सेकेंड। अब देखिए जो आपका आवेग बराबर होता है बच्चों, आवेग बराबर होता है अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। आपका अंतिम संवेग हो गया माइनस का 0.3 और प्रारंभिक संवेग 0.3, तो हो जाता है माइनस का 0.6 न्यूटन सेकेंड। तो आवेग का मान आ जाता है माइनस का 0.6 न्यूटन सेकेंड। तो पहली बॉल पे माइनस का जो चिन्ह बता रहा है ये जो है विपरीत दिशा में, इतना आपका जो है ए द्वारा बी को हस्तांतरित कर दिया गया आवेग इतना ही दे दिया गया विपरीत दिशा में, ठीक है। तो हम इससे ये समझ पाए। कोई बल्लेबाज किसी गेंद को 45 डिग्री के कोण पर विक्षेपित कर देता है, यानी कि अगर मान लो गेंद ऐसे आ रही थी तो इसने इसको इस दिशा में भेज दिया, तो इसकी जो प्रारंभिक गति की दिशा और अंतिम गति की दिशा है इसके बीच का जो कोण है ये 45 डिग्री है, तो इससे डेविएट कर दिया गया है ना। तो ऐसा करने में वह गेंद की आरंभिक चाल जो कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम बच्चों कन्वर्ट कर लेते हैं आपके मीटर प्रति सेकंड में। तो 54 गुणा 5/18, तो 18 तिया 54 यानी कि 15 मीटर पर सेकंड की इसकी क्या है, चाल है। तो इसकी चाल से, इसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता कि गेंद को कितना आवेग दिया जाता है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न को देखते हैं। तो देखो आपकी गेंद कुछ इस तरीके से आ रही थी मान लीजिए, और ये टकराती है, इसे विक्षेपित कर दिया इनने 45 डिग्री से। तो कुल कोण 45 है, तो ये बच्चों हो गया 22.5, ये हो गया आपका 22.5। तो आपका इनिशियल मोमेंटम की डायरेक्शन ये है बच्चों, और फाइनल मोमेंटम की डायरेक्शन ये है। तो हमने थीटा बराबर लिख लिया 22.5। तो देखिए आपका जो प्रारंभिक संवेग है यह कितना बना रहा होगा दिशा क्षैतिज से, वो देख लेते हैं। तो देखो बच्चों ऐसा है कि भाई ये आपका 22.5 है ना, तो ये आपका 22.5, तो ये भी थीटा, या अगर ये थीटा तो ये भी थीटा ही होगा। तो ये थीटा कोण बना रहा है, इसके दो घटक हो जाएंगे, पी संवेग है, तो देखिए पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा, ये प्रारंभिक वेग के घटक हो गए। और p का मान कितना होगा, m गुणा v, क्योंकि चाल में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, यानी कि वेग के परिमाण में परिवर्तन नहीं है, केवल दिशा में है। तो ऐसी परिस्थिति में जब वेग के चाल में कोई परिवर्तन नहीं है, अब देखिए फाइनल कितना हो जाएगा, तो फाइनल इस दिशा में हो गया, और वो भी कितना, थीटा कोण पर। तो यहां कितना आ गया, p cos थीटा p sin थीटा। तो इस समय परिमाण जो है संवेग का वो p रहेगा, क्योंकि ना तो द्रव्यमान बदला और ना ही आपका वेग का परिमाण बदला।
तो वो तो p ही रहेगा, लेकिन दिशा परिवर्तित हो गई। तो हम आवेग बराबर लिखते हैं बच्चों, आवेग बराबर क्या होता है? देखिए आवेग बराबर होता है आपका अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो अंतिम संवेग देखें, अंतिम संवेग में पी साइन थीटा और प्रारंभिक संवेग में पी साइन थीटा एक जैसे हैं। तो जब घटाएंगे ये तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इसकी दिशा विपरीत हो रही है, तो यहाँ पे हो गया माइनस का पी कॉस थीटा, क्योंकि ये ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में माइनस और ये धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में, तो माइनस का पी कॉस थीटा। बच्चों ये बराबर हो जाता है माइनस का 2p कॉस थीटा। अब 2p का मान है आपका m और v और कॉस थीटा। तो देखें 2m का मान कितना है? m का मान हमें जो प्रश्न में दे रखा है 0.15। हम आवेग के अब परिमाण की बात करेंगे तो ऋणात्मक चिन्ह उस समय छोड़ देंगे। वेग कितना है? वेग हमने निकाला था बच्चों, देखिए ये आया था आपका 15 मीटर पर सेकेंड का, और आपका कॉस 22.5। तो जब बच्चों इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4.16 न्यूटन सेकेंड। इतना आवेग आ जाएगा। आवेग की दिशा ऋणात्मक एक्स अक्ष होगी। तो इस तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को हल किया जाता है बच्चों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।